पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले भूरे बाल का जिन बाहर निकल आया है। भूरा बाल, जो दर्शक जानते हैं, बिहार में हर लोग जानते हैं, लेकिन भूरा बाल का अर्थ क्या है यह पहले समझा दें। क्यों भूरा बाल कहा जाता है? भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला। और भूरा बाल को लेकर बहस तेज होती जा रही है। देखिए, इसका प्रारंभ कब हुआ था? जब लालू यादव पर आरोप लगा। मैं कह रहा हूं आरोप लगा, क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि हमने कभी यह बात कही नहीं थी कि जब लालू यादव बिहार के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी थी आरोपानुसार कि भूरा बाल को साफ करना है, मतलब भुनियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को मिटा देना है। लालू ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अब जब चुनाव आया है तो दोनों ओर से भूरा बाल को लेकर तलवारें खींची हुई है। देखिए, आरजेडी वाले तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि मैं तो ए टू जेड का पक्षधर हूं, मैं नया राजद हूं, और लालू यादव के जमाने में जो कुछ हुआ उसके लिए वह अपनी ओर से कहते भी हैं और अपने में सुधार लाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन उनके समर्थक भूरा बाल की बात कर ही देते हैं। और यह भी सच है कि जो करते हैं उन्हें रोका भी नहीं जाता है, उन्हें टोका भी नहीं जाता है, उन्हें दंडित भी नहीं किया जाता है। तो अब जब चुनाव है, अब देखिए, आनंद मोहन फायरब्रांड नेता हैं, पत्नी सांसद हैं लवली आनंद, बेटे विधायक हैं, आरजेडी से जीते थे लेकिन अब जेडीयू का ही माना जाना चाहिए, चेतन आनंद। तो आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में सरकार 2025 में भूरा बाल के बगैर नहीं बनेगी। देखिए, सरकार बनाने में सभी जातियों का और सभी लोगों का योगदान तो वांछित होता ही होता है। तो आनंद मोहन ने कहा कि भूरा बाल के बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन एक अशोक महतो हैं, अशोक महतो नवादा वाले, आप जानते ही हैं अशोक महतो कौन है। उनकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, उनकी कुंडली बताने की जरूरत नहीं है। जब हम कुंडली बताते हैं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है और लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं अशोक महतो के बारे में। तो अशोक महतो कह रहे हैं, अशोक महतो आरजेडी में शामिल कराए गए लोकसभा चुनाव के पहले मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। अशोक महतो जेल से आए थे, सजायाफ्ता थे, स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए बुढ़ापे में शादी रचाई, अनीता महतो से शादी की और अनीता महतो ने ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांटे की लड़ाई हुई, ललन सिंह चुनाव जीते। तो अशोक महतो ने कहा भूरा बाल को साफ कर देना है, और भूरा बाल को साफ किए बगैर, जिससे सामाजिक न्याय की बात करते हैं लोग, वह पूरा नहीं होता है। तो अशोक महतो की पत्नी बारसलीगंज में चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा का चुनाव, आरजेडी के टिकट पर, यह बात भी तय मानी जा रही है। और अशोक महतो पहले व्यक्ति नहीं है। आपको याद होगा गया के अत्री में आरजेडी के एक विधायक की मौजूदगी में कहा गया था कि भूरा बाल साफ करना होगा। तो भूरा बाल साफ करना होगा, कितनी नफरत है। देखिए, जो एनडीए वाले हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ इन्हें साफ कर देना है, इन्हें भगा देना है, लेकिन संख्या चाहे जो हो, आप कहते हैं 90%, 10%, कि 90% बहुजन और 10% ये ब्रह्मजन। तो क्या ब्रह्मजन को रहने का हकदार नहीं है? और अब आप यह नहीं कह सकते कि सत्ता इनके पास है। टिकट देने वाले कौन है? अब तो यह मांगने वाले हैं। टिकट देने वाले कौन है? टिकट देने वाले तेजस्वी यादव हैं, टिकट देने वाले सम्राट चौधरी हैं, टिकट देने वाले दिलीप जायसवाल हैं, टिकट देने वाले मंगनीलाल मंडल हैं, टिकट देने वाले राजेश राम हैं, टिकट देने वाले उपेंद्र कुशवाहा हैं, टिकट देने वाले चिराग पासवान हैं। और यदि आप प्रशांत किशोर की बात करें तो वह तो कहते ही नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं तो किसी और को बनाऊंगा, और उनका इशारा भी किसी दलित चेहरे की ओर होता है। तो भूरा बाल का चिन्ह चुनाव के पहले बाहर निकल आया है। इसके मायने भी हैं और इसके दूर के संकेतक भी हैं। क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि लालू यादव का उभार गरीबों के नेता के रूप में हुआ था, बाद में वह पिछड़ों के नेता बने और फिर
यादवों और मुसलमानों के नेता बनकर रह गए। तो आप नहीं कहते हैं, मतलब आरजेडी आधिकारिक तौर पर नहीं कहता है। मुजफ्फरपुर के एक विधायक ने क्या कहा, शर्मा जी, वर्मा जी, झा जी, पंडित जी, वह बात भी याद करनी चाहिए। तो यह जो सामाजिक द्वेष है, इसे चुनाव के पहले फिर से बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं और यह बिहार के सौहार्द को भंग करेगा। देखिए, जब हम कहते हैं, अभी से कुछ देर पहले हमने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया था और हमने पूछा कि बिहारी जब कोई कहता है आपको तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, तो चिराग पासवान ने कहा बिहारी होना एक घमंड है, एक स्वाभिमान है। तो हम क्यों नहीं अपने को बिहारी मानते हैं और हम क्यों ऐसी बातें करते हैं कि भूरा बाल को साफ कर दो, इन्हें साफ कर दो, उन्हें साफ कर दो। चुनाव के पहले इसकी आवश्यकता क्या आ गई? और यदि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के ऐसे जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं उन्हें नहीं रोका तो इसका परिणाम क्या होगा? आनंद मोहन भी कूद पड़े हैं। आनंद मोहन कहां शांत रहने वाले हैं, वह कह रहे हैं भूरा बाल के बिना तो सरकार ही नहीं बनती है। और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि लालू यादव के साथ रघुनाथ झा भी थे, लालू यादव के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, लालू यादव के साथ अखिलेश सिंह भी थे, लालू यादव के साथ तमाम वैसे नेता थे। तो यह भूरा बाल का जिन अभी निकला हुआ है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये चुनाव के समय एक ये सिंपल इसका निष्कर्ष पर पहले अगर पहुंच जाए तो ये है कि ध्रुवीकरण की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत अशोक महतो ने ये बात कही है और इस बात की कोशिश पिछले कई महीनों से की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और समूचे इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि किसी तरह से पोलराइजेशन हो जाए, किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाए। इसकी कोशिश बनाई जा रही है, बहुजन की लड़ाई हो जाए, बहुजन और ब्रह्मजन की लड़ाई हो जाए। इसकी कोशिश या ध्रुवीकरण की कोशिश एक उस तरफ से की जा रही है लगातार। और हम सारिका पासवान और आशुतोष के झगड़े को भी इसी नजरिए से देखते हैं और अशोक महतो के बयान को भी हम इसी नजरिए से देखते हैं। और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम की कोशिश है। और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान के ने दरभंगा में गाली दी प्रधानमंत्री को मंच से खड़े होकर के और उसके बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई, वो भी एक ध्रुवीकरण की बात है कि एक मुस्लिम ने प्रधानमंत्री को गाली दी। तो एक तरफ व्यापक रूप से हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का प्रयास है, जो हम लोगों ने जिस पर कल भी चर्चा की, घुसपैठ को लेकर के जो बात कही गई उसमें कहीं ना कहीं से सांप्रदायिकता आई जाती है, मतलब कम्युनल लाइन पर उसके ध्रुवीकरण की बात आई जाती है। क्योंकि घुसपैठिए की जब भी बात होती है तो इसका मतलब कि बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए हैं। तो एक तरफ सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास है और दूसरी तरफ जातीय आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास है। लेकिन अब इसमें बिहार के संदर्भ में दो तीन बातें हम अभी चूंकि आपने बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठा दिया और एक बड़ी ग्रंथि है बिहार की पॉलिटिक्स की, इतनी बड़ी ग्रंथि है जिसको दूर करना जरूरी है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग कई बातें यहाँ करते हैं जो बाद में सिद्धांत रूप में प्रचलित हो जाता है और चारों तरफ 2 महीने के भीतर हर चैनल पर चारों तरफ सुनाई देने लगता है। उसी तरह से आज कुछ और चीजें हम लोग क्लियर करते हैं। इस ग्रंथि को, ये जो बिहार की ग्रंथि है, उस ग्रंथि को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो भ्रामक बात है या इसको लेकर के जो भ्रम है तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों में, खासतौर से आरजेडी के लोगों में, वो लोग इस बात को, इस भ्रम को दूर कर लें कि कोई या जो भी आनंद मोहन जी ने भी जो कहा, कोई 9% 10% वोट वाले न सरकार बनवाएंगे, न बिगाड़ेंगे, न गिराएंगे, उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली। बिल्कुल इस बात को समझ लेना चाहिए। और इनके ध्रुवीकरण, इनको गाली देकर के कोई ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। अब कितना भी गाली दे लीजिए आरजेडी, कितनी भी गाली दे ले आरजेडी का कोई भी नेता, ये ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। ये मिथक, सबसे पहले इस मिथक को लोगों को समझ लेना चाहिए है, क्योंकि डिसाइड जो कर रहा है वो अत्यंत पिछड़ा 36% जो वोट है, उस अत्यंत पिछड़ा 36% में से हम मान के चल रहे हैं कि 10% मुसलमान है। तो जो 26% हिंदू अति पिछड़ा है और 20% दलित है, वो डिसाइड कर रहा है। बाकी जो दूसरे पिछड़े हैं, जो गैर यादव पिछड़ा है 8-9% जिसका वोट है, वो डिसाइड कर रहा है। ये वोट होता है 50% से ज्यादा। ज्ञानेश्वर जी, हमने जिन 3 समूहों का नाम लिया, आपने एकदम ठीक कर दिया पहले ही कि लालू यादव गरीबों के नेता थे, फिर वो पिछड़ों के नेता हुए और फिर मुसलमान यादव के नेता हो गए, जिसको प्रशांत किशोर ने कहा कि MY नहीं YM कहिए, यादव मुसलमान के नेता है। ठीक है, तो उनके पास जो 32% वोट है, उसके आगे के दूसरे वोट की हमने बात कही। हम लोगों के यहाँ जो जाति गणना हुई है उसके अनुसार 27% पिछड़े हैं। उस 27% में 14% मान लीजिए कि यादव है, 14%।
और जी 5% के करीब हम मान रहे हैं कि मुसलमान है, 4%, 5%। तो उसके बाद जो बचता है, जो वोट बच रहा है 10%, 9%, वो गैर यादव पिछड़े हैं जो लालू यादव की पार्टी को वोट नहीं करते हैं। तो ये गैर बिल्कुल यादव पिछड़े हो गए 9%, अत्यंत पिछड़े हो गए 26%, अत्यंत पिछड़ा हिंदू हिंदू अति पिछड़ा, जी तो वो हो गया 26%। तो 26 और 9 ये हो गए 35%, और उसके ऊपर 20% दलित। तो जी ये जो 45% वोट है, ये डिसाइड कर रहा है चुनाव एनडीए के फेवर में। बिल्कुल इस फैक्ट को समझना चाहिए है इंडिया ब्लॉक के तमाम लोगों को, कान खोल करके एकदम, आरजेडी के हर व्यक्ति को, कि ये 45% डिसाइड कर रहा है कि चुनाव किसकी तरफ जाएगा। ये एक 26 तरफा में वोट है। 55% हो गए अजीत जी। हाँ, 55%, वही हमने कहा था जी पहले, 50 के ऊपर हमने कहा ही था। तो 55%, जो ये 55% लोग हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, किसकी नहीं, एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये डिसीजन ये 55% लोग कर रहे हैं। जी ये किसी भ्रम में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। हम्म, अब दूसरी प्रस्थापना जो मेरी है वो ये है कि जिस 9% जो बुरा बाल की बात हो रही है कि वो 9% है, हम्म, वो सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है, और सबसे ज्यादा टैक्टिकल वोटिंग उस समाज के लोग कर रहे हैं। उस समाज में बिल्कुल हर जाति के लोग टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, भूमिहार भी टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, राजपूत भी टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं। क्या आनंद मोहन जी कह रहे हैं, हमारा बड़ी सम्मान है उनके प्रति, लेकिन हम्म, ये क्या वो आरजेडी की सरकार नहीं बना सकते हैं राजपूत लोग मिलकर के? जी उन लोग राजपूत को ही वोट दे सकते हैं। अगर राजपूत लोग आरजेडी को ही वोट कर देते, अगर वो ज्यादा टिकट देगा तो उसको वोट कर देंगे। कर ही बिल्कुल रहे हैं। जो राजपूत का कैंडिडेट आएगा उसको राजपूत समाज का आदमी वोट करेगा। आरजेडी जिस भूमिहार को टिकट देगी उसको भूमिहार लोग वोट करेंगे। ये जो 9% वोट है ना, इसके भरोसे मत, ये कोई वोट का भरोसे वाला वोट नहीं है। इसके बिल्कुल भरोसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है। किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ठीक जी है, ये समाज इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंस किसके लिए करता है? सारा इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में भी और लोगों से बात करके ग्राउंड पर, ज्ञानेश्वर जी, वो यही है कि आप अपने समाज को वोट करिए, हम्म, अपना समाज का नंबर बढ़ाइए और अपने समाज के बिल्कुल लिए टिकट मांगिए। सारी लड़ाई इस बात की है। बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया में खुल करके जो समूह बने हुए हैं, भूमिहारों के, राजपूतों के, ब्राह्मणों के, उस समूह के लोग इस बात के लिए, वो लोग किसी का जय जयकार करने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही है कि आप जय जयकार जी करिए तेजस्वी यादव को, वो ज्यादा टिकट दे दे। और हम लोग जानते हैं, हम लोग एक बार बात भी कर चुके हैं कि कई 8 से 10 टिकटों की बात हो रही है कि भूमिहार को आरजेडी टिकट देगी। तो जी आरजेडी टिकट देगी, उसको भूमिहार वोट देगा, जैसे लोकसभा में वोट दिया। हम्म, तो इसलिए इसका एक दूसरी प्रस्थापना हमारी ये है कि ये कोई बंधुआ वोट नहीं है जेडीयू का और या बीजेपी का, बिल्कुल कि ये जेडीयू बिल्कुल बीजेपी को वोट देगा चाहे जिस जाति का कैंडिडेट आए। तो हम्म, एक तो ये मिथक टूटना चाहिए है कि ये 9-10% जो वोट है वो वोट एनडीए का है। वो हम्म, वोट आरजेडी का भी हो सकता है अगर उसके कैंडिडेट आएंगे। वो वोट आरजेडी मुकेश सहनी की पार्टी का भी हो सकता है अगर उसके कैंडिडेट आएंगे। वो वोट कम्युनिस्ट पार्टी का भी हो सकता है अगर उसके कैंडिडेट आएंगे। वो वोट कांग्रेस का भी हो सकता है अगर उसके कैंडिडेट आएंगे। बिल्कुल जो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट देख करके नहीं वोट कर रहा है, पार्टी देख हम्म, करके वोट कर रहा है, उसमें हिंदू अति पिछड़ों का बड़ा समूह है, गैर यादव पिछड़ों का बड़ा समूह है और दलितों का बड़ा समूह है, जो जेडीयू की सरकार बनाता है, नीतीश कुमार की सरकार बनाता है। जी इसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है जो नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट बनवाता है। इसलिए अशोक महतो महोदय, आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए समाज को ध्रुवीकरण कराने का, बांटने का, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, उसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि हम्म, आप जिस समाज से आते हैं वो समाज भी आरजेडी को वोट नहीं करता है। नहीं करता नहीं करता बिल्कुल अगर कैंडिडेट आपकी पत्नी होंगी तो आपको मिलेगा, नहीं तो वो वोट जी एक मुश्त जाएगा जेडीयू को। हम्म, तो पहले तो अपने समूह, अपने समुदाय के वोट के लिए काम करिए। पहले ये करिए कि वो वोट आपके साथ आए। हम्म, आप ये लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, पिछड़ों को, जैसे भाई अब जो बुरा पाल है उसके हाथ से तो सत्ता गए हुए 35 साल हो गए, सही कहीं बात है कहीं से वो बिल्कुल सत्ता में नहीं है। और हम्म, एक चौथी प्रस्थापना हमारी इसी में है ज्ञानेश्वर जी, की जब कोई भी समाज ये मान लेता है ना कि हमको सत्ता नहीं मिलनी है या हम्म, हमको सरकार नहीं बनाना है, तो फिर वो कई तरह से चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। शायद बिल्कुल आनंद मोहन जी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हमने मान लिया है, वो अपने बारे में, मतलब राजपूत समाज को लीड कर रहे हैं। और एक समय था 95 में जब समूचे अगड़े जो भूरा बाल की बात है वो उनके पीछे खड़ा था, तो हम्म, उस समाज ने मान लिया है कि हमारी सरकार नहीं बननी है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो फिर हम्म, वो जिस किसी को भी बनाने की कोशिश करेगा उसमें वो ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। अपने हम्म, जब बनने की कोशिश करता तो वो इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता था, तब वो समाज को एकजुट नहीं कर सकता था।
लेकिन अगर वो ये मान ले कि हमको नहीं बनना है तो किसी और को बनाने में वो बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस बात को भी समझना चाहिए। और अब मान लिया है अगड़ों ने कि हमको नहीं बनना है। नहीं अजीत बनना जी, तो आप अजीत जी, बिल्कुल अपनों अगरों ने मान लिया कि हमें नहीं बनना है, लेकिन 55% एनडीए की तरफ है। देखिए आपने सब कुछ जमा कर दिया, और जिस तरीके से अशोक महतो हो, चाहे गया में कहा गया भूरा बाल साफ करो, चाहे मुजफ्फरपुर के विधायक ने कहा, आरजेडी के एक विधायक ने कहा मुजफ्फरपुर जिले से जीतने वाले, फिर से यह भूरा बाल का चिन्ह निकालकर आप उनके भीतर उन्हें इस तरीके से आंदोलित कर रहे हैं कि आपसे वह डर जाएं, आपसे वह भय खाएं, और इस बात का एहसास हो कि आप आएंगे तो सताएंगे, तो फिर से इन्हें आप और इकट्ठा कर रहे हैं। आप इन्हें भले ही बहुजन कह लें, आप इन्हें भले ही सामंती कह लें, लेकिन पता है बिहार को कि आज की तारीख में सामंती मिजाज कहां है। सामंती मिजाज किसका खत्म हुआ है और किसका बढ़ा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो 9% वाले हैं, ये 9% वाले दूसरों के वोट को भी प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि उनका मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। तो ऐसी ऐसी बातें कहकर, और तेजस्वी यादव और लालू यादव रोकने का प्रयास नहीं करते। एक दिन किसी को जो ऐसी बातें कह रहे हैं, यदि उन्हें सार्वजनिक तौर पर फटकार दें, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें, तो कल से यह बात बंद हो जाएगी। लेकिन विद्वेष बढ़ाना है, भूरा बाल के प्रति नफरत दिखानी है, इसलिए ऐसी बातें करते रहो। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो वही कह रहे थे ना कि जब मान लिया कि अपने को नहीं बनना है, तब तो वो 9% दूसरे बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। मान लीजिए कि आज बिहार के अगड़े हम यही माने कि बीजेपी के साथ हैं, तो वो किसको मुख्यमंत्री बनवाने के लिए लड़ रहे हैं? उनकी तो कोशिश है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल है, वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनना है। तो आज अगर वो चाहेगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है, या ये चाहे कि राजेश राम को मुख्यमंत्री बनवाना है, या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है ना। अपने नहीं बन सकता है, लेकिन जब दूसरे किसी को बनवाना है और किसी बहुजन को ही बनवाना है, तो वहां तो बड़ी भूमिका निभा ही सकता है ना। हम यही कह रहे थे कि ये अपने लिए बनना होता तो मुश्किल काम था, लेकिन अब उसको किसी न किसी बहुजन के लिए बनना है, तब करवाना है। तमाम पार्टियों के आपने नेताओं के नाम बता दिए कि जिनको टिकट बांटना है और चुनाव के बाद जिनको बनना है। सब बहुजन समाज के हैं, सब पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी समाज के हैं, या दलित समाज के हैं, उन्हीं को बनना है। वही लोग टिकट बांट रहे हैं, वही लोग नेता है। तो अब ये भूरा बाल की बात करने का क्या मतलब है? अब आप भूरा बाल की बात कह के उकसाना चाह रहे हैं कि वो लोग उन लोग को उकसा करके आप कोई ऐसा बयान देने के लिए प्रेरित करें जिससे पिछड़ी जातियों में रिएक्शन हो उस पर। जैसे एक बयान दिया था, और वो बहुत ही खराब बयान था। उस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है, जो आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान के लिए बयान दिया था। लेकिन इस असल वो उसी तरह का बयान था जैसे किसी ने दरभंगा के मंच से खड़े होकर के प्रधानमंत्री के लिए दिया। तो इस तरह के बयानों से प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही बयान देने के लिए आप उकसा रहे हैं कि इस तरह का कोई बयान दे दे। हम इस तरह की बात कहेंगे तो कोई ना कोई आकर के आक्रोश में आकर के बयान देगा, फिर हम उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाएंगे उस बहस को। तो इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन अब बिहार की राजनीति उससे बहुत आगे बढ़ गई है। अब कोई नहीं भड़कता है किसी अगड़ी जाति के नेता के किसी बयान से। आपने सुना आशुतोष कुमार के बयान से क्या हुआ? आशुतोष कुमार और सारिका पासवान के झगड़े का क्या अंत हुआ? खत्म हो गया मामला, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका कोई राजनीतिक असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप चिराग पासवान एनडीए के पक्ष में है, एनडीए के साथ है। और अगर हम यही माने कि अगड़े लोग एनडीए को वोट करते हैं तो उनको तो वोट करेंगे ही ना करेंगे। तो यहाँ तो कोई जाति का बंधन नहीं, कोई जाति का द्वेष ही नहीं है। दूसरी ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही कि ये एक डराने की भी कोशिश है, तो वो भी समाज में विद्वेष पैदा करने का ही है कि आप एक समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी पता नहीं अशोक महतो को पता ही है। उसमें क्या ऐसा थोड़े है कि अनजाने में उन्होंने बयान दिया है। जब लालू यादव अपने पावर, अपनी शक्ति के चरम पर थे, तब भी जब लोग नहीं डरे और लड़ते ही रहे, लड़ते लड़ते अल्टीमेटली उनको अगर एक लक्ष्य लेकर के लड़े कि उनको हटाना है, उनके विकल्प के तौर पर अगर जगन्नाथ मिश्रा कामयाब नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के कोई दूसरा नेता कामयाब नहीं हो रहा है, तो नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना है। बीजेपी का नेता कामयाब नहीं हो रहा है, कैलाशपति मिश्र कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए खड़े होना है। और खड़े होकर के अगर लालू यादव की सत्ता खत्म कर दी और 20 साल से नीतीश कुमार को बिठा करके रखा है, तो अब कैसे डरा लेंगे? बिल्कुल, अब तो नहीं डरा सकते हैं ना। जिस समय आज तो सारी दुनिया देखती है, एक घटना कोई होती है, सोशल मीडिया सबके पास है, सबके हाथ में मोबाइल है, फोन है। आज कहीं कोई अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो सकता है। न अगड़े लोग पिछड़ों का कर सकते हैं, न पिछड़े लोग दलितों का कर सकते हैं। अब कोई उत्पीड़न नहीं हो सकता है। तो अब जिस दौर में हो सकता था,
जब उस दौर में नहीं कामयाबी मिली, आपको नहीं डरा सके, तो अब क्या डरा लीजिएगा? आप बिल्कुल अब भी नहीं बिल्कुल। डरा सकते। तो इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं होना है, ये आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। अब आप इतनी होशियारी कम से कम आपको सीखना चाहिए है मायावती से, कि मायावती मुख्यमंत्री बनी उस नारे से पीछा छुड़ा करके। बिल्कुल। हाँ, आप अभी, हाँ जो कहती थी मायावती, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और जब मुख्यमंत्री बनना हुआ तो उन्होंने नारा लगाया, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और देखिए बिल्कुल भूरा बाल का एक स्मॉल एडिशन, जब प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करने आए तो राजद के अध्यक्ष माननीय जगदानंद जी ने कहा कि यह प्रशांत किशोर नहीं है, यह प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो पांडे कहकर आपने बिहार को डराने की कोशिश की, लेकिन वही प्रशांत किशोर पांडे आज तीसरी ताकत के रूप में बन गए हैं। और आज कोई प्रशांत किशोर पांडे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है, प्रशांत किशोर कह रहा है। और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि जरा उनके उम्मीदवारों की लिस्ट पता करो कि वह किस समीकरण के तहत उम्मीदवार दे रहे हैं। तो भूरा बाल छोड़ दीजिए, आपने प्रशांत किशोर पांडे कहकर प्रशांत किशोर को फ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत किशोर का बल बल गया। बिल्कुल वही ठीक बात है। आपने एक आइडेंटिटी, जिन जिन लोगों ने अपने नाम के साथ ज्ञानेश्वर जी टाइटल लगा रखा है, आप उनको कहते हैं कि ये देखिए ये द्विवेदी हैं, त्रिपाठी हैं, पांडे हैं। जिसने नहीं लगा रखा है उसका खोजते हैं कि आपका टाइटल कहाँ है, आपका ये टाइटल है। तो दोनों से समस्या है, तो इसका मतलब समस्या आप में है ना, समस्या आप में है, समस्या उसमें नहीं है ना। समस्या ना प्रशांत किशोर में है ना अजीत द्विवेदी में है। समस्या आप में है कि आप टाइटल में भी जाति खोजते हैं, जो टाइटल नहीं लगाया है ज्ञानेश्वर जी में भी आप जाति खोजते हैं। तो ये टाइटल, ये तो जाति खोजने की मानसिकता है। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश्वर जी 25% अगड़े हैं, मान लीजिए मोटे तौर पर 22%, 20% से 22 से 25% के बीच है। तो वहां तो अब छोड़ दिया लोगों ने खोजना। वहां न अखिलेश यादव खोज रहे हैं और न मायावती खोज रही है, बल्कि मायावती चुनाव ही जीती है नारा लगा करके कि हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उन्होंने गांव गांव में अपने समन्वयकों को लगा करके दलितों ब्राह्मणों की बैठक कराई और चुनाव जीती, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई उन्होंने। तो यहाँ जहां 10% है, जहां 9% है, वहां आप उसकी जाति खोज करके क्या हासिल कर लीजिएगा? बिल्कुल। जहां 25% तो वहां नहीं खोजा जा रहा, वहां खोजना बंद कर दिया लोगों ने। जहां 9-10% है, इनसिग्निफिकेंट है वोट, वहां क्या हासिल कर लीजिएगा? वहां कुछ भी हासिल नहीं होना है। और ये जो बंटवारा कराने की कोशिश है, इस कोशिश से भी कुछ भी हासिल नहीं होना है। ये जो टैक्टिकल वोटिंग है, उस टैक्टिकल वोटिंग के कारण एक 9% का समूह अपनी 9% की आइडेंटिटी खो चुका है। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि वो एक मुश्त होकर के वोट नहीं करेगा, वो जो पार्टी कैंडिडेट देगी उस पार्टी को वोट करेगा। यही सोच करके तो प्रशांत की ये तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम सबको वोट, हम सब अलग अलग जातियों को, अपना यादव छोड़ करके, मुसलमान छोड़ करके उसके टिकट कम देंगे और दूसरी जातियों को ज्यादा टिकट देंगे। जब देखिए अब जिस भूरा बाल से नफरत है, चाहे आरोप जो हो, चाहे जो कुछ कहा गया हो, मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया ना तेजस्वी यादव, बिल्कुल दिया। हाँ? और मुन्ना शुक्ला की पत्नी को भी टिकट देने की बात चल रही है। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार को टिकट देने की बात चल रही है। देखिए परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट देने की बात चल रही है। चनपटिया में आरजेडी के एमएलसी हैं सौरभ कुमार, उनकी पत्नी है, एयर होस्टेस रही है, उनको टिकट देने की बातें चल रही हैं। एमएलसी के चुनाव में जब भूमियाल लड़े तो कितनी सफलता मिली। तो जैसे ही भूरा बाल की बात आप करेंगे तो पहले जितने भूरा बाल वाले हैं सबको हटा दीजिए। क्यों मनोज झा को बना करके रखा है भाई? क्यों मनोज झा को बना करके रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही हिपोक्रेसी है ना ज्ञानेश्वर, यही हिपोक्रेसी है कि आपको खुद ही उनके साथ राजनीति करनी है। तो इसलिए ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान है। क्योंकि जिस समय लालू यादव के नाम को एट्रीब्यूट किया गया कि लालू यादव ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो, हमको ध्यान है ज्ञानेश्वर जी की उसके कोई 10 साल तक लालू यादव ने इस पर कोई सफाई नहीं की। सफाइयां तो लालू यादव की आ रही है, वो उसके बाद में आनी शुरू हुई है, ये 2000 से आनी शुरू हुई है। 90 के दशक में जो बयान दिया गया, 5-10 साल तक इस पर सफाई नहीं दी गई थी, क्योंकि इस बयान को चलने दिया गया था, क्योंकि इसका फायदा मिलता था। उन दिनों इसका फायदा मिलता था। और तब भी लालू यादव, आपने नाम लिए जितने लोगों के, वो लोग सब लोग लालू यादव के साथ थे। रघुवंश प्रसाद सिंह हो, रघुनाथ झा हो, प्रभुनाथ सिंह हो, ये तमाम लोग, जगदानंद सिंह हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, सब लोग साथ में थे। बैजनाथ पांडे हो, उनकी पत्नी एमपी थी, ये सब लोग साथ में थे। ये तब का नारा है। और सफाई बहुत दिन तक नहीं दी गई।
बाद में सफाई दी गई जब उनको हकीकत का एहसास हो गया कि अब इस नारे का कोई मतलब नहीं है, ये नारा अपनी जो कीमत थी अपनी उस कीमत वसूल की जा चुकी है, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। तब इस पर सफाई देनी शुरू की गई कि हमने ये नारा नहीं दिया था कभी। तो अच्छी बात है नहीं दिया था, तो अब आप रोकिए जो लोग ये नारा दे रहे हैं उनको रोकिए। ये अच्छी बात है कि आपने नहीं दिया था, चलिए ये आपने देर से ही सही कह दिया, लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं उनको रोकिए और इस बात को दोहराइए जो तेजस्वी यादव बार बार कहते थे। हमने कई महीनों से उनके मुंह से A to Z की बात नहीं सुनी है। अब वो A to Z की बात नहीं करते हैं और ना माई बाप जो बनाया था उन्होंने उसकी बात करते हैं, वो माई बाप की बात भी नहीं करते हैं, A to Z की भी बात नहीं करते हैं। तो ये करना शुरू करिए। तभी अगर आप डायरेक्टली अशोक महतो को चुप नहीं करा सकते हैं, अपने विधायक को चुप नहीं करा सकते हैं, अपने नेता को चुप नहीं करा सकते हैं कि वो बुरा बाल बोले, तो आप आगे बढ़ के कहिए कि आप अपनी तरफ से अपने कौन सा आपका क्लियर है, ये बात स्पष्ट करिए। चूंकि स्पष्टता नहीं है। याद कीजिए अजीत जी, जिस आशुतोष कुमार की आप बात कर रहे हैं, आशुतोष कुमार ने पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम रखा था और तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि पुराने दिनों को भूल जाइए, हम नए जमाने के तेजस्वी हैं। तो तब तो आपने बात कही और अब आप उस बात को दोहरा नहीं रहे हैं, A to Z की बातें कम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना इसकी बातें कम कर रहे हैं, कभी कभी कह देते हैं। लेकिन आपके जो नेता भूरा बाल खत्म करो, यह जो दोहरा रहे हैं उन्हें आप दंडित भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो दूरगामी परिणाम है ना, वह वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि बिहार की लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। जिस तरीके की लाभकारी योजनाएं लेकर नीतीश कुमार आ गए हैं गांवों में, अब नीतीश कुमार की सेहत की चर्चा नहीं हो रही है, गांव में चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार दे रहे हैं और नीतीश कुमार जो दे रहे हैं उसका फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी उन्होंने खजाना खोल दिया, वह भी खजाना खोल दिया। बिल्कुल ज्ञानेश्वर, तो ये पॉजिटिव एजेंडे पर आप चुनाव लड़िए। आप क्रेडिट लेना चाहते, आज भी देखा कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में कैंपेन चला रही है, रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे। तो आपका जो पॉजिटिव एजेंडा है, आप जिस गारंटी पर जा रहे हैं चुनाव लड़ने, उस पर जाइए चुनाव लड़ने। बिहार को अभी इन लोगों को यह भी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की जितनी जैसे बातें होती हैं वहां बिहार में कोई चुनाव पर असर नहीं होगा अशोक महतो की बात का, लेकिन पूरे देश में यह वीडियो उनका सर्कुलेट होगा जिससे बिहार की आइडेंटिटी बनेगी कि देखिए बिहार किस तरह का राज्य है। लोग एक धारणा बनाते हैं, लोग जज करते हैं हमको ऐसे ही नेताओं के बयानों से। पूरे देश में ये जज किया जाता है, पूरे देश में जातिवाद है, लेकिन बिहार को जज किया जाता है ऐसे ही नेताओं के बयान से कि देखिए बुरा बाल साफ करने की बात हो रही है। तो ये इस बात का नुकसान बिहार की ब्रांडिंग पर होता है, बिहार की आइडेंटिटी पर होता है। आप एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्ती जो है नहीं, वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट आप क्रिएट करके दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें पिछले 20 साल का या पिछले 20 साल के नीतीश कुमार के राज की एक बड़ी उपलब्धि है कि जो सामाजिक संघर्ष थे उसके पहले के 15 वर्षों के उसको उन्होंने खत्म किया। अब वो कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना अगड़े पिछड़ों का है, ना अगड़े दलितों का है, ना है पिछड़े और दलितों का है, ना हिंदू मुसलमान का भी है, हिंदू मुसलमान का भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नीतीश कुमार ने जितने भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थे उनको खत्म किया, एक विकास का नैरेटिव बनाया उन्होंने। बिहार में भले काम की रफ्तार धीमी रही, ये बात हम लोग भी कहते हैं, हर पैमाने पर बिहार पिछड़ा है, ये हम लोगों से ज्यादा जोर से कोई नहीं उठाता है। लेकिन इसके बावजूद जो सामाजिक समरसता बनाने की कोशिश नीतीश कुमार की सरकार ने की है, आप जबरदस्ती, आपकी सरकार नहीं आई और आप बिगाड़ने चले आए। और उसके बाद कहते हैं कि लोग ये मत कहे कि 2005 के पहले की बात होती है। भाई 2005 के पहले की बात क्यों नहीं होगी जब आपका नेता इस तरह की बातें करेगा, जब आपका नेता सामाजिक समरसता बिगाड़। ये तेजस्वी यादव के लिए हम कह रहे हैं डायरेक्टली, जब उनका नेता या कांग्रेस पार्टी के जो भी इंडिया ब्लॉक का नेता है, आप लोग एक साथ मिलकर के इस बात की आलोचना करिए, इस बात की निंदा करिए कि कैसे कोई नेता आपका कह रहा है कि बुरा बाल साफ कर देंगे। बिल्कुल। आनंद मोहन का बयान आपत्तिजनक नहीं है। आनंद मोहन ने क्या कहा? आनंद मोहन ने कहा कि जो 9% जो बुरा बाल जिसको आप कह रहे हैं वो सरकार बनाने में भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसकी सरकार बनाने की भूमिका निभाएगा, वो सरकार बनाने में भूमिका निभाएगा। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, कोई हिंसक बात नहीं। लेकिन अशोक महतो ने जो कहा वो तो हिंसक बात है, हिंसा की बात है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात है, डराने की बात है। आप एक सामाजिक विभाजन बढ़ाना चाह रहे हैं, एक बड़े समुदाय को डराना चाह रहे हैं। तो ये समूचे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आकर के आगे इस बात को कंडेम करना चाहिए, इस बात की निंदा करनी चाहिए, तभी जाकर के उनके ऊपर भरोसा बनेगा। नहीं तो फिर लोग कहेंगे 2005 के पहले की बात और आप सफाई देने लगेंगे कि आप 20 साल की बात करिए। भाई 20 साल के बाद 1990 में लालू यादव बने थे और आज 35 साल के बाद उनकी पार्टी का एक नेता कह रहा है कि हम बुरा बाल साफ कर देंगे। उनकी पार्टी का नेता लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के 35 साल के बाद, 20 साल से वो सत्ता से बाहर है, और तब उनका जब सत्ता में आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल यही बात है।
हम लोग का जो लाइफ सिटीज का कॉन्क्लेव था उसमें नित्यानंद राय ने भी ये बात कही और भी कई लोगों ने कहा कि पहले ही राउंड 2020 का पहले राउंड का जो की वोटिंग हुई और लगा कि आरजेडी जीत जाएगी, तो उसके बाद कैसा तांडव शुरू हुआ था। सही बात है, और बिल्कुल सही। उसने लोगों को अलर्ट कर दिया कि नहीं अब इनको नहीं आने देना है, और अब आप फिर चुनाव के पहले उसी तांडव का संकेत दे रहे हैं। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं एक समाज को, जो सामाजिक जिसको आप नहीं डरा सके थे पहले, जब आप पावर में थे तब भी नहीं डरा सके थे, आज तब डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो फिर उनके मन में ये बात आ जाएगा ना कि भाई इनको नहीं आने देना, ये लोग बदले नहीं है, ये लोग वही है। और अगर इस बात का खंडन भी नहीं करते हैं, इस बात के लिए उनकी निंदा भी नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, तब तो कैसे लोग यकीन करेंगे आपके A to Z पर और आपके माई बाप समीकरण पर और आपको सबको साथ लेकर के चलने की आपकी बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है, समूचे इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी है कि इस तरह की भड़काऊ बातों को मतलब रोकने की कोशिश करें कि इस तरह की भड़काऊ बातें नहीं की जाए। ये उनके लिए भी राजनीतिक हक में, उनके राजनीतिक हक में होगी, लेकिन बिहार की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है, बिहार की अच्छाई के लिए। अगर सचमुच 21वीं सदी की एक चौथाई बीत जाने के बाद बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो इस तरह के जातिवाद से, हिंसक जातिवाद के टैग से आपको मुक्ति पानी होगी, और वो ऐसे लोगों के रहते मुक्ति संभव नहीं है। और अगर ये इस पर खंडन नहीं करेंगे तो ये तेजस्वी यादव के लिए भी इसी चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यदि खंडन नहीं करेंगे और जो लोग बोल रहे हैं उन्हें नहीं रोकेंगे टोकेंगे, तो तेजस्वी यादव के लिए भी घातक है। और किसी को भी देखिए, हर कोई एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आपने देखा है 12 वोट से हारे थे हिलसा में, और आप सीधे एक जमात को, आप कैसे रितु जायसवाल हारी, कैसे सुनील कुमार चुनाव जीत गए, कैसे सुदर्शन कुमार बरबीघा में हारे, एक एक वोट। और अशोक महतो जैसे लोग आते हैं, अत्रि में कोई आपके विधायक होते हैं, मुजफ्फरपुर में कोई विधायक आपके होते हैं, और क्या क्या बोल देते हैं। इंडिया ब्लॉक में क्या चल रहा है वह तो कुटुंबा में ही देखने को मिल रहा है कि आरजेडी वाले सम्मेलन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो आरजेडी वाले नहीं जा रहे हैं। और कुटुंबा के विधायक कौन है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम। तो इंडिया ब्लॉक समझे, आरजेडी को समझने की ज्यादा जिम्मेवारी है। तो बिहार की बातें हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।